बच्चों हम हमारा सेकंड चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ रहे थे। उसमें हमने गणनावाचक विश्लेषण की बात कर ली। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में क्रमवाचक विश्लेषण की बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि उसका क्रम निर्धारित किया जा सकता है। और उसमें भी हमने तटस्थ वक्रों की बात की थी, क्योंकि इसी के आधार पर क्रमवाचक विश्लेषण की व्याख्या की जाती है। तटस्थ वक्रों के बारे में हमने पढ़ा था कि ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त करते हैं, प्रदान करती हैं। अब हम इस वीडियो में तटस्थ वक्रों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि तटस्थ वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के नज़रिए से देखें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तटस्थ वक्रों की विशेषताएं। पहली विशेषता, तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि तटस्थ वक्र है उसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये क्या होता है, तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ऐसे ही बनाया था ना हमने तटस्थ वक्र IC, ठीक है। तो तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं। इसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, जो कि समान संतुष्टि के स्तर को, इसके जो वस्तुओं के विभिन्न संयोग है, तटस्थ वक्र के जो विभिन्न बिंदु हैं वो कि क्या दर्शाते हैं, समान संतुष्टि के स्तर को दर्शाते हैं। अगर समान संतुष्टि के स्तर पर रहना है तो एक वस्तु का उपयोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु का उपयोग क्या करना होगा, कम करना होगा, क्योंकि इस पर जो भी स्तर हैं वो क्या है, समान संतुष्टि। इसका नाम ही क्या है, उदासीनता वक्र, तटस्थ वक्र, अंधिमान वक्र। क्यों, क्योंकि उपभोक्ता इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या रहता है, तटस्थ रहता है, क्योंकि वो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। और समान संतुष्टि यदि प्रदान करनी है तो एक वस्तु का उपभोग बढ़ा के दूसरी वस्तु का उपभोग कम करना ही होगा। जैसे कि हमने देखा था कि यह X वस्तु है, ये Y वस्तु है। यदि उपभोक्ता X वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो उसे Y वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, कम करना ही होगा, तभी उसको क्या मिलेगी, समान संतुष्टि मिलती है। यदि हम माने कि तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल का ना होकर क्या होता है, धनात्मक ढाल का होता है, तो क्या होगा, इसमें दोनों में क्या होगा, उसकी दोनों ही बढ़ रहे हैं, X की भी बढ़ रही है मात्रा और Y की भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसे में जो ये इसके जो विभिन्न बिंदु के प्रति उपभोक्ता को तटस्थ नहीं रह पाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचा बढ़ता चला जाएगा संतुष्टि का स्तर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जबकि हमारे डेफिनेशन में क्या है कि संतुष्टि का स्तर समान रहता है, इसीलिए उपभोक्ता क्या रहता है, तटस्थ रहता है। इसीलिए जो ये तटस्थ वक्र है वो धनात्मक ढाल का नहीं होता। ऋणात्मक ढाल के में क्या होता है, एक वस्तु को बढ़ाता है तो दूसरे वस्तु को कम करता है और संतुष्टि का स्तर समान बना रहता है। यदि हम ये मान लें कि तटस्थ वक्र क्षैतिज होता है, क्षैतिज अर्थात X अक्ष के समानांतर होता है IC, तब इसमें भी क्या होगा कि उपभोक्ता यदि क्या करेगा, Y वस्तु का तो वही उपभोग करता चला जाएगा, जबकि X वस्तु की इकाई को क्या होता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, संतुष्टि का स्तर बदल जाएगा। जबकि जो तटस्थ वक्र की मेन डेफिनेशन ही ये कहती है कि तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसके प्रति उपभोक्ता तटस्थ होता है, क्योंकि वो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। यदि हमने जैसे यहाँ धनात्मक ढाल की बात की तो इसमें भी क्या होगा, X वस्तु बढ़ रही है तो Y वस्तु भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है तो संतुष्टि का स्तर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या X वस्तु वही के Y वस्तु वही के वही है तो X वस्तु बढ़ रही है, तब भी क्या होगा, संतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा। यदि हम बात करें लंबवत अक्ष के समानांतर अर्थात Y अक्ष के समानांतर, तो इसमें क्या होगा, X वस्तु स्थिर है और Y वस्तु क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे में भी संतुष्टि का स्तर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, जबकि संतुष्टि का स्तर समान रहना चाहिए। इसीलिए तटस्थ वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल लिए होता है, जिसमें एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर दूसरी वस्तु की इकाई को क्या करना होता है, त्यागना होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होता है, जहाँ एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है। यदि मिनट, एक वस्तु की यदि अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है, ये आएगा y2 और यहाँ पर आएगा y1 और ये आएगा y।
एक वस्तु के अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है तो दूसरी वस्तु को क्या किया जाता है, त्याग दिया जाता है, तभी ये जो विभिन्न संयोग है इस पर संतुष्टि का स्तर समान होता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि तटस्थ वक्र क्षैतिज नहीं होते, लंबवत नहीं होते और धनात्मक ढाल के नहीं होते, क्योंकि इनके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का क्या होगा, समान स्तर ना रह के संतुष्टि अलग अलग हो जाएगी। तो ये हमने जो तीनों डायग्राम बनाए हैं, ये तीनों डायग्राम 1, 2 और तीसरा हमने ये बनाया था धनात्मक ढाल का। तो तटस्थ वक्र ना तो धनात्मक ढाल का होता है, ना क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है और ना लंबवत अक्ष के समानांतर होता है, बल्कि कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। ये इसकी पहली विशेषता हो गई। ठीक है बच्चों, दूसरी विशेषता क्या है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति कैसा होता है, उन्नतोदर होता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर जो उपभोक्ता y की मात्रा त्यागता है वो कैसी त्यागता है, घटती हुई त्यागता है। यदि उपभोक्ता क्या करेगा, x की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के लिए y की मात्रा त्यागेगा, वो बढ़ती हुई त्यागेगा, तो तटस्थ वक्र कैसे होंगे, उन्नतोदर ढाल के ना होकर कैसे होंगे, नतोदर ढाल के होंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, क्योंकि एमआरएस प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। एक वस्तु का उपयोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की इकाई क्या होती है, उसको घटती हुई दर से त्याग करना होता है। जैसे कि हमने सारणी में पढ़ा था, क्योंकि समान संतुष्टि तभी तो प्राप्त होगी। 1, 2, 3 यदि x की इकाई को क्या करता है, उपभोक्ता बढ़ाता चला जाता है, तो उसे जो y है उसकी इकाइयों को क्या करना पड़ेगा, घटती दर से त्याग करना पड़ेगा। 10 से क्या हो गई, 7 हो गई, 7 से क्या हो गई, 5 हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ 3 घटी, इसके बाद 2, तो घटती दर से त्याग करता है। यदि वो बढ़ती दर से त्याग करता है, अर्थात x और y 2, 3, 10 के बाद उसने 7 किया, 7 के बाद उसने कितना त्याग किया, यहाँ पर हो गई 3। ठीक है, यहाँ पर तो उसने 3 का त्याग किया और इसके बाद कितने का त्याग किया, 4 का, अर्थात बढ़ती दर से त्याग किया। तब ये कैसा होगा, नतोदर ढाल का। ठीक है, जबकि इसमें कैसा होगा, उन्नतोदर ढाल का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती होती है। यदि सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी होगी, बढ़ती हुई होगी, तो तटस्थ वक्र कैसा होगा, नतोदर ढाल का होगा। और यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान रहती है, मतलब जितना x का उपभोग करता है उतना ही y का करता है, तो तटस्थ वक्र कैसा होगा, एक सीधी रेखा होगा। इस तरह से कैसा होगा, एक सीधी रेखा होगा तटस्थ वक्र। यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान रहती है तो क्या होगा, तटस्थ वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होगा। आगे बच्चों समझ में, तो तटस्थ वक्र क्या होता है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि एक वस्तु का उपयोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की इकाइयाँ क्या होती है, घटती हुई दर से उसको त्याग करना होता है। बढ़ती दर से त्याग करेगा तो नतोदर ढाल का, समान दर से त्याग करेगा तो स्थिर ढाल का, या फिर एक समान दर वाली ढाल का होगा। ठीक है, तटस्थ वक्र कैसा होता है, लेकिन ऋणात्मक ढाल का होता है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। तीसरी जो विशेषता आती है तटस्थ वक्र की, वो आती है कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। दो तटस्थ वक्र कभी एक दूसरे को काटे नहीं है। मान लो हमने दो तटस्थ वक्र बनाए, एक तो ये और एक ये हमारा हो गया IC2, ये हो गया हमारा IC1, x और ये y। हमने मान लिया कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, जैसा कि इस चित्र में हम देख पा रहे हो। तो हमने मान लिया ये बिंदु तो हो गया A, ये बिंदु हो गया B, ये हो गया C। तो हमारी तटस्थ वक्र की डेफिनेशन क्या कहती है कि तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो यदि हम IC1 की बात करें तो IC1 में A बिंदु है और B बिंदु है, A बिंदु है और B बिंदु है, दोनों से समान संतुष्टि मिलेगी क्योंकि दोनों बिंदु IC1 पर है। समझ में आ गया। अब यदि हम IC2 की बात करें, ये तो हो गई IC1 की बात, अब करते हैं हम IC2 की बात। तो IC2 पे कौन कौन से बिंदु है, A बिंदु पर और C बिंदु, A बिंदु और C बिंदु, तो इन पर भी क्या होगी, समान संतुष्टि प्राप्त होगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं A और B पे वही संतुष्टि प्राप्त हो रही है, ठीक है, और IC2 के जो दो बिंदु हैं A और C, उन पर भी वही संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है जब A बराबर B है, B बराबर C है, तो इसका मतलब क्या होगा, B बराबर C होना चाहिए,
होना चाहिए, लेकिन बी अलग तटस्था वक्र पे है, सी अलग तटस्था वक्र पे है, तो बी बराबर सी नहीं हो सकते। इसीलिए दो तटस्था वक्र एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, क्योंकि एक तटस्था वक्र समान संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। आगे बच्चों समझ में यही लिखा हुआ है कि क्योंकि तटस्था वक्र का प्रत्येक बिंदु संतुष्टि के समान स्तर को बताता है, किंतु यदि दो तटस्था वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो कटाव बिंदु पर संतुष्टि का स्तर क्या होगा, अलग अलग होगा। ये जो बिंदु है इस पर IC1 के अनुसार अलग संतुष्टि का स्तर होगा और IC2 के अनुसार अलग संतुष्टि का स्तर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसकी तीसरी जो विशेषता है वो क्या है कि दो तटस्था वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। आ रहा है ना समझ में। चौथी विशेषता देखें। चौथी विशेषता ये है कि ऊंचा तटस्था वक्र ऊंची संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। ये लिखा हुआ है, ऊंचा तटस्था वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था तटस्था मानचित्र में, किया था ना हमने ए के चित्र में, जब एक से अधिक तटस्था वक्र दर्शाए जाते हैं तो उसे तटस्था मानचित्र कहते हैं। ये हो गया IC1, IC2, IC3 और IC4। ठीक है, तो यहाँ पर जितना ऊंचा तटस्था वक्र पर हम जाएंगे उतनी अधिक संतुष्टि के स्तर को दर्शाएगा, और उपभोक्ता ऊंचे से ऊंचे तटस्था वक्र पर पहुँचना चाहता है क्योंकि वो संतुष्टि के अधिक स्तर को दर्शाता है। अब IC4 से यहाँ पर अधिक संतुष्टि मिल रही है, IC3 से उससे कम, IC2 से उससे कम और IC1 से सबसे कम संतुष्टि का स्तर प्राप्त होगा। तो उपभोक्ता क्या करेगा, IC4 का चयन करेगा। लेकिन इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से उपभोक्ता के संतुलन के हिसाब से जो उपभोक्ता कौन से IC का सिलेक्शन कर पाता है। तो इसकी चौथी विशेषता समझ में आ गई, ऊंचा तटस्था वक्र ऊंचे संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। तो बच्चों तटस्था वक्र की चारों विशेषताएं आपको समझ में आ गई। पहली विशेषता क्या है, तटस्था वक्र क्या होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। दूसरी विशेषता, तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है। तीसरी विशेषता, दो तटस्था वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। और चौथी विशेषता, ऊंचा तटस्था वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। तो ये चारों विशेषताएं आपको अच्छे से समझ लेनी है, अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम में तटस्था वक्र की विशेषताएं नाम से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे के लिए हम पढ़ेंगे बजट के बारे में कि बजट क्या होता है, बजट समूह क्या होता है, बजट रेखा क्या होती है, बजट रेखा का ढाल क्या होता है, और उसके आधार पर ही हम आगे उपभोक्ता का संतुलन समझ में आ पाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।